कमल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कमल कोई काम नहीं करता था। वो सारे दिन इधर से उधर फिरता रहता था। विरासत में मिली सारी जमीन बेचकर उसने सारे पैसे यार दोस्तों में उड़ा दिए थे। अब उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। कमल तो अपने यार दोस्तों के साथ कुछ न कुछ खाकर अपना पेट भर लिया करता था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे ज्यादातर भूखे रहकर ही अपना गुजारा करते थे। एक दिन कमल की पत्नी कमल से कहती है, अब इस तरह गुजारा नहीं हो सकता। तुम तो बाहर रहकर अपना पेट भर लेते हो, लेकिन मैं और बच्चे ज्यादातर भूखे ही रहते हैं। ज्यादा भूखे पेट रहने से शरीर में भी अब जान नहीं रही है। बच्चों को देखकर रोना आता है। तुमने अपनी सारी जमीन बेच दी है। अगर हमारे पास जमीन होती तो हम उस पर खेती करके अपना गुजारा कर लेते। कब तक हम इस गरीबी में घुटते रहेंगे? तुम पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी क्यों नहीं करते, या फिर कोई अपना व्यवसाय कर लीजिए। अगर कुछ दिन और यही हालत रही तो ये घर भी नहीं बचेगा। तुम ये सब फालतू की चिंता क्यों कर रही हो? और तुम जानती ही हो मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है। अब मैं किसी की मजदूरी तो कर नहीं सकता। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कमल जमींदार दूसरों की मजदूरी कर रहा है। मैं किसी भी तरह परिवार का पालन पोषण करूंगा। मुझे भी घर की चिंता है। आपको घर की चिंता होती तो आप कुछ काम करते जिससे घर में 2 पैसे आ सके। छोटा काम तुम करोगे नहीं और बड़ा काम मिलेगा नहीं। आपको विरासत में इतनी जमीन मिली थी, आपने सारी जमीन को बेच दिया। तुम हर छोटी से छोटी बात पर मुझे जमीन बेचने का ताना क्यों देती हो? मैं अब घर में तभी घुसूंगा जब तक मैं पैसे न कमा लूं। इतना कहकर कमल घर से चला जाता है। अगले ही दिन वह गांव के अलग अलग सूदखोरों के पास जाता है। कमल जमींदार जी, आज हमारे यहाँ वो भी इतनी तेज धूप में सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत हैं। मैं तुम्हारे पास कुछ पैसे उधार लेने आया हूं, क्योंकि मुझे अपना व्यापार शुरू करना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं व्यापार कर सकूं। कमल भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम अपना व्यापार करने की सोच रहे हो, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। तुम्हारे पास कई 100 बीघा जमीन थी। तुमने उसे बेचकर सारे पैसे पानी की तरह बहा दिए और अब व्यापार करने चले हो। अगर जमीन होती तो व्यापार की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तुमसे सलाह लेने नहीं आया हूं, बल्कि रुपए उधार लेने आया हूं। इसलिए अपनी सलाह अपने पास रखो। मेरी जमीन थी, मैंने बेच दी। तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कमल भैया, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुम उधार के पैसे चुकाओगे कैसे? तुम्हारे पास तो कोई नौकरी नहीं है और ना ही कोई चीज गिरवी रखने के लिए। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। आप समझते हो कि मैं उधार के पैसे वापस नहीं लौटाऊंगा। मेरे पास मेरा घर है, आप उस घर के कागजात ले सकते हैं। जब तक मैं तुम्हें ब्याज के साथ पैसे नहीं लौटा देता, तब तक तुम मेरे घर के कागज मत लौटाना। कमल की बातों ने सूदखोर को उधार पैसे देने के लिए मना लिया। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। मैं प्रति 100 रुपए पर 1 रुपया ब्याज के रूप में लूंगा और तुम्हें समय से पहले ही पैसे वापस करने होंगे। आप परेशान ना हो, मैं समय से पहले ही आपके पैसे लौटा दूंगा। कमल की बातों ने सूदखोर को उधार पैसे देने के लिए मना लिया। सूदखोर दस्तावेज में सारी बातें लिखकर कमल को पैसे उधार दे देता है। कमल पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। कमल उसी तरीके से गांव के सभी अमीर लोगों को एक ही कहानी सुनाकर उनसे बहुत सारे पैसे उधार लेकर इकट्ठा करता है। सभी सूदखोरों को लगता है हमारा पैसा डबल हो जाएगा। अब कमल अपने घर जाता है। और अपनी पत्नी से कहता है, तुम मुझे हमेशा आलसी होने का ताना मारती रहती हो और कहती हो कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये देखो पूरे 10 लाख रुपए। अब देखो मेरी अक्लमंदी।
तुम्हारे पास ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए हैं और रात तुम घर पर भी नहीं आए? अरे शर्मीली, मैं ये पैसे ब्याज पर लाया हूँ, अपना घर गिरवी रखकर। क्या तुमने अपना घर गिरवी रख दिया? सारी जमीन बेचने के बाद अब घर पर भी नौबत आ गई। तुम हमें कहीं का नहीं छोड़ोगे, अब ये घर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। शर्मीली, तुम्हारी ये हर छोटी से छोटी बात पर चिंता करने की आदत कब जाएगी? तुम बात पूरी सुनती नहीं हो, पहले ही परेशान होना शुरू कर देती हो। अरे मैंने किसी एक सूदखोर से पैसे नहीं लिए हैं, बल्कि 10 सूदखोरों से लिए हैं। इसका मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया है। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने सभी सूदखोरों से 1% के हिसाब से पैसे लिए हैं और मैं इन पैसों को दूसरे गांव में 5% के हिसाब से ब्याज पर दूंगा। देखा मेरे दिमाग का कमाल? मुझे लगता है तुम जो कर रहे हो सही नहीं है। कहीं हम और बड़ी परेशानी में न फंस जाएं। किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। अब मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर कमल पास वाले गांव की ओर चल देता है। उस गांव में कमल का एक दोस्त रहता है जिसका नाम रमेश है। कमल उसी से मिलने जा रहा होता है। तभी कमल को एक साधु बाबा दिखते हैं जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। एक जहरीला सांप साधु बाबा को काटने वाला ही होता है। तभी कमल उसे उठाकर दूर फेंक देता है। एकदम साधु बाबा की आंख खुल जाती है और वो साधु बाबा से कहता है, ऐ बालक, कौन है तू? तूने मेरी तपस्या में रुकावट क्यों डाली है? क्या नाम है तेरा और कहां से आया है तू? जी, मेरा नाम कमल है और मैं पास वाले गांव का हूं। मैं अपने दोस्त के पास जा रहा था। आपको एक जहरीला सांप काटने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह सांप आपको डस लेता। बहुत अच्छा किया बच्चा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचा लिया। एक दूसरे की मदद करना, यही तो एक इंसान की खूबसूरती है। मैं तुम्हारा ये जज्बा देखकर बहुत खुश हुआ, इसलिए कुछ भी मांग सकते हो। ये बात सुनकर कमल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि साधु बाबा से जो भी मांगते हैं वो उसे मिल जाता है। इसलिए वो कोई ऐसी चीज मांगना चाहता था जिससे वो माला माल हो जाए। लेकिन उसे वो पैसे याद आते हैं जो उसने ब्याज पर लिए थे। साधु बाबा, कृपया मुझे एक ऐसा वरदान दे जिससे भी मैंने ये पैसा उधार लिया है वह मुझसे अपना उधार दिया हुआ पैसा वापस ना मांगे, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने इस पैसों के बदले अपना घर गिरवी रखा है। मेरी पत्नी बहुत परेशान है कि कहीं घर हमारे हाथ से ना निकल जाए। अगर ये पैसे मेरे पास रहेंगे तो मैं इनसे कोई व्यापार कर सकता हूँ। कुछ खेती की जमीन खरीदने के बाद अपनी पत्नी के लिए गहने भी खरीद सकूंगा। कृपया करके आप मुझे ये वरदान दे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जिन लोगों ने तुम्हें पैसा उधार दिया है वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये पैसा वापस लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। साधु बाबा से वरदान लेने के बाद कमल अपने दोस्त रमेश के घर चला जाता है। घर में रमेश को देख कमल बहुत खुश होता है। रमेश कमल से कहता है, अरे कमल, कैसे हो भाई? आज बहुत दिनों बाद आए हो। सब कुछ कैसा चल रहा है? मैंने सुना है कि तुमने अपनी सारी जमीन बेचकर सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया है। पूरे गांव में इस बात का ढिंडोरा पिट रहा है। हमारा पूरा गांव बेवकूफ लोगों से भरा हुआ है। जमीन मेरी, पैसा मेरा, दुख उन्हें हो रहा है। मैं तुम्हारे पास ये 10 लाख रुपए लेकर आया हूं। ये रुपए मैं अपनी जमीन बेचकर लाया हूं। अगर ये पैसे घर में रखे रहें तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं तुम ये पैसा ब्याज पर उधार देकर व्यापार करो। आप 1 रुपए का हिस्सा ले और मुझे 4 रुपए दे। वैसे तो मैं किसी के साथ व्यापार नहीं करता हूं, लेकिन तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूंगा। रमेश, हम ये पैसे एक दस्तावेज पर लिख लेते हैं जिससे कल को कोई बेईमानी ना हो। तुम ये क्या कह रहे हो कमल? तुम मुझे बेईमान समझते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है कि एक कागज के टुकड़े पर लिखना पड़ रहा है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, तुम इस पैसे को अपने पास ही रखो। रमेश भाई, आप गुस्सा ना करो।
मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तुम ये पैसे संभाल कर रखना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कमल अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या तुमने वो सारे पैसे उस बेवकूफ रमेश को दे दिए? वो कहीं बेईमानी ना कर बैठे? तुम कोई भी काम सोच समझकर नहीं करते हो। तुम्हारी ये शक करने की आदत कब जाएगी? रमेश ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं हर साल जाऊंगा और रमेश से ब्याज के पैसे ले आया करूंगा। इस तरह हम बहुत मालदार हो जाएंगे। हमारे पास जमीन होगी, पैसे होंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन सूदखोरों का पैसा कहाँ से दोगे? उसकी चिंता तुम मत करो। अब वो सूदखोर पैसे नहीं मांगेंगे। यूं ही 1 साल गुजर जाती है। फिर कमल अपने दोस्त रमेश के पास अपना ब्याज का पैसा लेने जाता है। लेकिन कमल जब रमेश के घर जाता है तो उसके घर में ताला लगा होता है। फिर कमल रमेश के पड़ोसियों से रमेश के बारे में पूछता है। भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रमेश कहाँ है? रमेश वो एक बेईमान इंसान है। क्या तुमने भी उसे पैसे दिए हैं? हाँ भैया, मैंने उसे पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं। भाई, अब तुम अपने पैसे भूल जाओ, क्योंकि रमेश ने तुम्हारी तरह बहुत से लोगों को पागल बनाकर उनसे पैसे उधार लिए हैं। वो लोगों को झूठ बोलकर अपनी मजबूरी बताता था और उनसे 10-20 हजार रुपए उधार ले लिया करता था। उस बेईमान ने बहुत से गरीब लोगों को लूटा है। सुबह से शाम तक 100 लोग यहां अपना पैसा लेने आते हैं, लेकिन उन्हें मिलता कुछ नहीं है, परेशानी के सिवा। ये बात सुनकर कमल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो जैसे तैसे करके अपने घर तक पहुंचता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मैंने कहा था तुम उस रमेश की बातों में मत आओ। वैसा ही हुआ जैसा मैं सोच रही थी। अब हम क्या करेंगे? हम तो बर्बाद हो गए। उतने में ही एक सूदखोर का बेटा कमल के पास आता है और कमल से कहता है। मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे। अब उनका कारोबार मैंने संभाल लिया है। इसलिए तुम जो पिताजी से 1 लाख रुपए लाए थे, वो तुमने आज तक नहीं लौटाया और न ही तुमने उस पैसे का ब्याज दिया। परसों तक मेरा पैसा लौटा देना, वरना मैं तुम्हारा घर अपने नाम करवा लूंगा। सूदखोर के बेटे की बात सुनकर कमल सोचने लगता है कि इसे 1 लाख रुपए का कैसे पता चला। वो साधु बाबा के वरदान के बारे में सोचता है और उससे कहता है। तुम ये क्या फिजुल की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हारे पिताजी से पैसे कब लिए? तुम्हें किसने बहका दिया है? अगर तुम्हारे पिताजी के मुझ पर पैसे होते तो उन्होंने मुझसे एक बार भी क्यों नहीं कहा? तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर कोई सबूत है तो मुझे दिखाओ, वरना चलते बनो। सूदखोर का बेटा वो दस्तावेज कमल को दिखाता है जो उसके पिताजी ने कमल से लिखवाया था। ये देखो, तुम्हारे द्वारा दस्तखत किया हुआ दस्तावेज। कह दो कि ये दस्तखत तुम्हारे नहीं है। इतना झूठ क्यों बोल रहे हो कमल? पैसे लिए हैं तो देने ही पड़ेंगे, वो भी ब्याज के साथ। समझे? अब मैं जा रहा हूं, परसों दोबारा आऊंगा। सूदखोर का बेटा कमल को चेतावनी देकर चला जाता है। दोनों की बात सुनकर कमल की पत्नी कमल से कहती हैं। आपसे मैंने कहा था इस ब्याज के पैसों के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब वो सूदखोर का बेटा परसों हमारे घर पर कब्जा कर लेगा। आपने ऐसा क्यों किया? अब हम कहाँ जाएंगे? कमल वरदान देने वाले साधु बाबा पर गुस्सा होता है और गुस्से में साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा कमल को देखकर कहते हैं। आओ कमल, बहुत दिनों बाद आए हो। क्या तुम्हें कोई समस्या है? लेकिन मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपसे मदद मांगने नहीं आया हूं, बल्कि ये पूछने आया हूं, आपने मुझे वरदान दिया था, वो गलत साबित हुआ। इसका मतलब आपने मुझे धोखा दिया है। तुम एक धोखेबाज आदमी हो और लोगों को गुमराह करते हो। ये तुम क्या कह रहे हो कमल? मैंने तुम्हें धोखा कब दिया है? मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि जब तक वो सूदखोर जिंदा रहेंगे तुमसे पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन उस पैसे पर उनके वारिसों का अधिकार है, इसलिए वो तो अपना पैसा मांगेंगे ही। तुम्हें मुझसे वरदान में यह मांगना चाहिए था कि मेरे ऊपर कोई भी कर्ज नहीं रहे, लेकिन तुमने कहा था वो सूदखोर मुझसे पैसे ना मांगे। इस हिसाब से मैंने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है। मैंने तुमसे कहा था जो भी मांगो सोच समझकर मांगना। कमल। आदरणीय साधु बाबा जी, मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए।
लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है। क्या ये सही है? तुम धोखे की बात कर रहे हो? तुमने भी तो हमेशा अपनी पत्नी को धोखा दिया है, कभी उसकी बात नहीं मानी। वो बेचारी हमेशा तुम्हारी फिक्र करती है। तुम्हारी पत्नी ने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम मेहनत करके पैसा कि दूसरों को लूट कर पैसा कमोगे तो ऐसा पैसा जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला जाता है। साधु बाबा की बात सुनकर कमल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह पछतावे के साथ उनसे कहता है, आदरणीय साधु बाबा, अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और नहीं बीघर मेहनत के कमाने की सोचूंगा। मैंने अपनी पत्नी की कभी बात नहीं मानी, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर कमल अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से माफी मांगता है और फिर दिन रात मेहनत करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है।